नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एबीपी गंगा देख रहे हैं, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अयोध्या के बूथ नंबर 4 पर ट्रक और बस की टक्कर हो गई। 4 लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हो गई है, जबकि 40 यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवा दिया गया। यह हादसा बस और ट्रक की टक्कर में हुआ है और बस लखनऊ से टांडा अंबेडकर नगर के लिए जा रही थी। जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो ओवरलोडेड ट्रक थी और उस ट्रक में सीमेंट बोरी भरी हुई थी। तो बस और ट्रक की टक्कर हुई है, 4 लोगों की इसमें मौत हो गई। हादसे में 16 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। हालांकि अस्पताल में उनका इलाज लगातार जारी है। जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। ओवरलोडेड ट्रक था, यात्रियों से भरी बस थी, जिनकी आपस में टक्कर हो गई और उसके बाद ये भीषण एक्सीडेंट यहां पर हुआ। और बताया जा रहा है कि ट्रक बहुत ओवरलोडेड था, उसमें कई सीमेंट की बोरियां भरी हुई थी। तो अयोध्या के बूथ नंबर 4 के पास ये पूरा हादसा हुआ। हादसे में 16 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज लगातार जारी है। ऐसे में 4 यात्रियों को इस पूरे एक्सीडेंट में अपनी जान गंवानी पड़ी। ओवरलोडेड ट्रक था, यात्रियों से भरी हुई ये बस थी, जिनकी आपस में टक्कर हो गई। और आपको बता दें कि इस ट्रक के अंदर सीमेंट की बोरियां भरी हुई थी, ओवरलोडेड हो चुका था। ऐसे में आपस में जो ये भीषण टक्कर हुई, इसकी वजह से इसका पूरा खामियाजा यात्रियों को झेलना पड़ा। देखिए, यहाँ पे से लगभग 20 लोगों को भेजा गया था मेडिकल कॉलेज में और जिला अस्पताल में, और 4 ब्रॉड डेथ हैं और 16 मरीज का इलाज चल रहा है और लोग स्थिति उनकी ठीक है। और यहाँ एम्बुलेंसेस वगैरह बहुत तत्काल पहुँच गई थी और सब हम लोग इसको रास्ता बहाल कर रहे हैं, इसको और ट्रैफिक बहाल कर रहे हैं और यहाँ पे जेसीबी वगैरह सब जितने मलबे हैं सब हटा रहे हैं। अयोध्या के बूथ नंबर 4 के पास एक भयंकर सड़क हादसा हुआ है, जिसमें लगभग बताए जा रहे हैं कि 3 से 4 लोगों की मृत्यु होने की भी आशंका जताई जा रही है। आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। ये जो यात्री थे, ये यात्री लखनऊ से अंबेडकर नगर जा रहे थे, जिसमें बस में लगभग 47 यात्री सवार थे, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। और जो ट्रक थी, ट्रक में सीमेंट की लदी हुई थी। ये जो हादसा है, ये कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाला हादसा है, क्योंकि जिस तरह से हादसा हुआ है और 47 यात्री सवार थे, जिसमें 3 से 4 लोगों की मृत्यु हुई है और कई यात्री जो हैं वो गंभीर हालत में, उनको जिला अस्पताल रिफ़र किया गया है और सभी जो यात्री थे उनका इलाज किया जा रहा है। अयोध्या से एबीपी गंगा के लिए ऋषि गुप्ता। प्रदेश भर में आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है और इसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। लखनऊ और कानपुर समेत यूपी के सभी जिलों में शुक्रवार की शाम को ईद का चांद नजर आया। लखनऊ से शिया चांद कमेटी ने चांद देखने के बाद शनिवार को प्रदेश भर में ईद मनाने का ऐलान किया था। ऐसे में पुलिस की ओर से पूरे प्रदेश में 2933 स्थानों को संवेदनशील घोषित किया गया। शनिवार को प्रदेश के 39,439 मस्जिदों और 3,865 ईदगाहों में नमाज होने वाली। तो त्योहार को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। 3000 जगहों पर पुलिस की विशेष निगरानी रहने वाली है। पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। और देखिए किस तरह बाजारों में इस वक्त रौनक छाई हुई है। प्रदेश भर में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है और त्योहार को देखते हुए यहां पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को ईद की बधाई दी। उन्होंने कहा कि आपसी भाईचारे को बढ़ावा देता है ईद का पर्व और ये पर्व अमन, चैन, सौहार्द का संदेश देता है। इसे कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मनाया जाए। तो सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को ईद की बधाई दी है। साथ ही साथ उन्होंने कोरोना गाइडलाइंस पालन करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करते हुए इसे मनाएं। ईद का पर्व अमन, चैन, सौहार्द का संदेश देता है। सीएम योगी ने देशवासियों को यहां पर ईद की बधाई दी है। ईद के पर्व को अमन, चैन, सौहार्द का संदेश देने वाला बताया और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने को कहा। आज पूरे प्रदेश में अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जा रहा है और इसके साथ ही आज परशुराम जयंती भी है। अक्षय तृतीया को अखतीज या फिर अखता तीज भी कहते हैं। ऐसे में वैदिक कैलेंडर के 4 सर्वाधिक शुभ दिनों में से ये एक मानी जाती है। आज वृंदावन में ठाकुर जी के चरण दर्शन होते हैं। अक्षय तृतीया को भगवान विष्णु ने परशुराम अवतार लिया था।
तो ईद के साथ साथ आज पूरा देश अक्षय तृतीया मना रहा है और आज परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। और आज के दिन सोना खरीदने का खास महत्व रहता है। आज बाजारों में खासा रौनक देखने को मिलती है। वृंदावन के ठाकुर जी के चरण दर्शन भी आज हो पाते हैं। तो आपको बता दें कि अक्षय तृतीया को भगवान विष्णु ने परशुराम अवतार लिया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव ने 8 राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को भी केंद्र ने एडवाइजरी जारी की। आंकड़ों के अनुसार गौतम बुद्ध नगर में 12 से 19 अप्रैल के बीच कोविड का पॉजिटिविटी रेट 22.30% रहा और दूसरे नंबर पर इसी दौरान लखनऊ में पॉजिटिविटी रेट 8.90 रहा और ऐसे में मेरठ, झांसी, गाजियाबाद में भी 6 से 7% पॉजिटिविटी रेट देखने को मिला। और आज दोपहर 12:35 पर गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, जबकि 12:41 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। वहीं केदारनाथ के कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे और साथ ही साथ बद्रीनाथ के दर्शन 27 अप्रैल से कर सकते हैं। तो देखिए, 2 तस्वीरें हैं आपके सामने, गंगोत्री धाम की और साथ ही साथ यमुनोत्री धाम की, और दोनों के ही कपाट आज खुलने वाले हैं। और मुहूर्त बताया जा रहा है, जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है वो 12:35 पर आपके गंगोत्री धाम के कपाट खोलेंगे। वहीं अगर बात की जाए यमुनोत्री धाम की, तो यमुनोत्री धाम का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है वो 12:41 का रहने वाला है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात अतीक अशरफ मर्डर केस की। मौके से गिरफ्तार हुए तीनों हत्यारों से आज चौथे दिन भी पूछताछ जारी रहेगी और इस मामले की जांच करने वाली एसआईटी ने शूटर्स को 23 अप्रैल तक हिरासत में लिया। इधर अतीक को 2 नाबालिग जो बेटे हैं 50 दिन भी बाल संरक्षण गृह से बाहर नहीं आ सके हैं। इनको हासिल करने के लिए अतीक का परिवार हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी भी कर रहा है। अशरफ की पत्नी अतीक के नाबालिग बेटों की कस्टडी हासिल करने की कोशिश लगातार जारी है। इधर अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का पुलिस कोई भी सुराग नहीं लगा पाई है। लेडी डॉन सरेंडर की टिक टिक ऑन। बिल्डर मुस्लिम ने खोले राज, अतीक के काले साम्राज्य पर गिरेगी गाज। उमेश पाल हत्याकांड को 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन शाइस्ता परवीन किस पाताल लोक में छिपी है ये पुलिस अब तक नहीं खोज पाई है। क्योंकि जब से अतीक और अशरफ की हत्या हुई है तब से शाइस्ता के सरेंडर करने की बातें कही जा रही हैं, लेकिन शाइस्ता न सरेंडर कर रही है और न पुलिस की राडार पर आ रही है। वहीं शाइस्ता के साथ साथ सवाल बमबाज गुड्डू मुस्लिम और उन शूटरों का भी है जो अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। शाइस्ता परवीन के बारे में हर रोज ये चर्चा होती है कि वो आज सरेंडर करने वाली है या फिर गिरफ्तार की जा चुकी है, लेकिन हर रोज ये बातें सिर्फ अफवाह साबित होकर रह जाती हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार शाइस्ता कहाँ है, वो पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रही है और वो कब तक भागती फिरेगी। एक सवाल और है, क्या 5-5 लाख रुपए के इनामी शूटर गुड्डू मुस्लिम और साबिर उसके साथ ही फरार है। इस बीच शाइस्ता का एक वीडियो सामने आया है जिसमें शाइस्ता बिना बुर्के के नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो उमेश पाल की हत्या से पहले का है। शाइस्ता के इस वीडियो के बाद पुलिस को उसे गिरफ्तार करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि इसमें शाइस्ता की तस्वीर पूरी तरह से साफ नजर आ रही है। वहीं एक बात ये भी कही जा रही है कि अतीक के बाद शाइस्ता पूरे गैंग की कमान संभाल सकती है। जहां एक तरफ पुलिस ने शाइस्ता की धरपकड़ तेज कर दी है, वहीं बिल्डर मुस्लिम के जरिए अतीक के काले साम्राज्य की कुंडली खंगालने में जुटी है। क्योंकि 2 दिनों की पूछताछ में बिल्डर मुस्लिम ने कई राज खोले हैं। बिल्डर मुस्लिम ने पुलिस को बताया है कि अतीक बिल्डर के जरिए काले धन को सफेद करता था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक
बिल्डर मुस्लिम ने पुलिस को यूपी के कई जिलों में अतीक के संपत्ति की बात बताई है। मोहम्मद मुस्लिम के खिलाफ पिछले 16 सालों में 16 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इनमें से 15 प्रयागराज और एक केस लखनऊ में दर्ज हुआ है। ये हाल तब है जब अतीक अहमद के रसूख के चलते कोई भी शख्स मुस्लिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। बहरहाल बिल्डर मुस्लिम अब जांच एजेंसियों की गिरफ्त में है और उस पर कानूनी शिकंजा कभी भी कसा जा सकता है। आपको बता दें कि बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम से अतीक के बेटे असद ने पैसों की डिमांड की थी। इसको लेकर एक ऑडियो वायरल हुआ था। इस मोहम्मद मुस्लिम ने पुलिस के सामने अतीक के कई राज खोले हैं। वो खुद हिस्ट्री शीटर है। प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक में मोहम्मद मुस्लिम पर गुंडा एक्ट, जालसाजी, धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज बनाने जैसे 16 केस दर्ज है। लेकिन इसका सबसे बड़ा सच ये है कि अतीक की बेनामी संपत्ति का सबसे बड़ा राजदार है। प्रयागराज से मोहम्मद मोईन, एबीपी गंगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बसपा ने यूसुफ जरीवाला को बरेली नगर निगम से मेयर पद का प्रत्याशी बनाया। यूसुफ जरीवाला विधानसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं। आज बहुजन समाज पार्टी मेयर पद के बाकी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है। हालांकि दूसरे चरण के 2 नगर निगमों में बसपा ने पहले ही मेयर पद के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी थी। तो बरेली से यूसुफ जरीवाल मेयर पद के प्रत्याशी होने वाले हैं। बाकी मेयर पद के प्रत्याशियों का आज ऐलान संभव है। ऐसे में सभी की नजरें टिकी हुई हैं। बसपा से निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रही हैं। आज मेयर पद के प्रत्याशी का ऐलान संभव है। तो यूसुफ जरीवाल हैं जिनका नाम आगे कर दिया गया है। ऐसे में बाकी के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान आज होना संभव है। जल्द ही उसकी घोषणा की जा सकती है। और वहीं दूसरे चरण के प्रत्याशियों के लिए नाम पर अंतिम मुहर के लिए आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह दिल्ली जा सकते हैं और केंद्रीय नेतृत्व के नामों पर स्वीकृति लेने के लिए बाद आज ही देर रात 7 नगर निगम में मेयर और 95 नगर पालिका में अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा सकते हैं। इससे पहले कल उम्मीदवारों के नाम को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर भी हुई थी। तो आज भाजपा प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आ सकती है। 24 अप्रैल से पार्टी का महाप्रचार अभियान भी शुरू होना है। पहले चरण के 10 नगर निगमों में विकास रथ यात्रा निकाली जाएगी और साथ ही बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर भी मंथन हुआ। यहां पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर हुई थी। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए 7 नगर निगमों में 11 मई को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी की आज पहले क्षेत्रीय कार्यालय पर बैठक हुई और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री आवास पर कोर कमेटी की बैठक हुई जो लगभग 2 घंटे तक चली। बैठक में जो भी नाम क्षेत्र से आए थे, 3-3 नामों का जो पैनल आया था, उन सभी नामों पर चर्चा हुई और उसके बाद कोर कमेटी ने उनमें से कौन उम्मीदवार हो सकता है उनके नामों का एक पैनल तैयार किया है और अब माना जा रहा है कि उन नामों का जो पैनल है वो केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा और मेयर जो 7 नगर निगम है वहां मेयर पद का जो उम्मीदवार होगा जिसे केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी मिलेगी उस नाम को घोषित किया जाएगा। इसके अलावा 95 जो नगर पालिकाएं हैं वहां पर भी कौन अध्यक्ष पद का उम्मीदवार होगा, जो लिस्ट आई थी जिले से फिर क्षेत्र से, उन पर चर्चा हुई है। हालांकि वो नाम जो है वो क्षेत्र से ही घोषित किए जाएंगे और इसी तरह नगर पंचायत जो है उनके जो अध्यक्ष हैं 240 से ज़्यादा जो पद है वहां पर भी क्षेत्र से ही नाम घोषित किए जाएंगे। लेकिन अब भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह एक बार फिर दिल्ली जाएंगे और जो मेयर है 7 नगर निगमों में दूसरे चरण में जहाँ चुनाव होना है उनके नामों पर केंद्रीय नेतृत्व से स्वीकृति लेंगे और फिर लिस्ट जारी की जाएगी। कैमरा जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। भाजपा टिकट के दावेदारों और गुटबाजी से परेशान है। भाजपा में नाराजगी बढ़ती जा रही है और ऐसा ही ड्रामा गाजियाबाद में शुरू हो गया जिसने लखनऊ में बैठे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की बेचैनी और भी बढ़ा दी है। नाराजगी का बम
भगवा ब्रिगेड में हड़कंप। निकाय की पाठशाला खुलेगा 24 का ताला। सपा के लिए निकाय चुनाव 2022 की हार का बदला है तो बसपा के लिए खोई जमीन को फिर से पाने का मौका। लेकिन भाजपा के लिए निकाय का ये चुनाव 2024 में यूपी की सभी 80 सीट को फतेह करने का लिटमस टेस्ट है, जिसे पास करने के लिए भाजपा ने इस बार निकाय चुनाव में अपने लिए 760 में से 700 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। लेकिन भाजपा के इस मिशन में नाराजगी के बम ने हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि जिन दावेदारों को टिकट नहीं मिल रहा उन सब ने मोर्चा खोल दिया है। ऐसा ही सबसे बड़ा ड्रामा गाजियाबाद में शुरू हो गया, जिसने लखनऊ में बैठे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की बेचैनी बढ़ा दी। दरअसल मेयर सीट को लेकर भाजपा की तरफ से 5 नाम शॉर्टलिस्ट हुए। शॉर्टलिस्टेड इन नामों में कुछ नामों पर पार्टी के भीतर विरोध शुरू हो गया, क्योंकि कार्यकर्ताओं की माने तो इन नामों में कुछ ऐसे नाम थे जिनको पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज तक देखा भी नहीं। अब इसी को लेकर गाजियाबाद के भाजपा विधायकों ने लखनऊ में डेरा डाल दिया। वहीं इससे पहले लखनऊ में भी इसी तरह का विरोध हुआ था, जब टिकट न मिलने से नाराज दावेदारों ने भाजपा दफ्तर के बाहर विरोध शुरू कर दिया था। निकाय चुनाव में टिकट को लेकर भाजपा के अंदर भी नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही। फिर चाहे बात हाल ही में लखनऊ में हुई नारेबाजी की हो या फिर अब गाजियाबाद में शुरू हुआ ड्रामा, मेयर के टिकट को लेकर भाजपा के अंदर ही 2 गुट बने से नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इन हालात का कैसे सामना करती है और जो पार्टी से नाराज हैं आखिर उन्हें कैसे मनाएगी। दरअसल भाजपा के टिकट को लेकर होड़ मची है। जिन्हें मिल जा रहा वो खुशी से फूले नहीं समा रहे, लेकिन जिन्हें नहीं मिल रहा वो भाजपा की ही मुश्किल बढ़ाने में लगे हैं। ऐसी ही तस्वीर कुछ दिन पहले सहारनपुर से आई थी, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के सभा में कुछ लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी थी। अब इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए भाजपा मंथन में जुट गई है और दावेदारों के सिलेक्शन को लेकर इस बात का खास ध्यान रखा जा रहा कि किसी प्रत्याशी को लेकर पार्टी के भीतर नाराजगी तो नहीं, यानी जिस दावेदार को लेकर सर्वसमिति बनेगी उसे टिकट दिया जाएगा। दरअसल भाजपा में एक नाराजगी टिकट कटने को लेकर भी है, क्योंकि पार्टी ने पहले चरण में 10 में से 9 सिटिंग मेयर के टिकट काट दी। अब दूसरे चरण में यही डर सिटिंग मेयर को सता रहा है, क्योंकि अगर टिकट कटा तो ये लड़ाई और ज्यादा बढ़ सकती है। जहाँ तक डैमेज कंट्रोल की बात है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित हैं और स्वाभाविक बात है कि टिकट एक को मिलती है, कम से कम 5 लोग मांगते हैं, लेकिन हम लोगों के अनुरोध पर, पार्टी के संगठन के अनुरोध, तो रिकॉर्ड पर हमारे पास 2 निर्विरोध हैं, लेकिन हकीकत में ऐसे 30-35 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने नॉमिनेशन कर दिया था, हम लोगों के अनुरोध पर उन्होंने वापस लिया, इसलिए इलेक्शन बहुत सुगम हो गया है। वहीं इन सब के बीच एक नाराजगी रिश्तेदारों को टिकट न मिलने की भी है, क्योंकि पार्टी के कई नेता अपनी पत्नी, बहू और बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन वहीं सीएम योगी ने किसी भी मंत्री, विधायक और सांसद के रिश्तेदार को टिकट देने से मना कर दिया था, जिससे कहीं न कहीं एक टीस भाजपा के नेताओं के दिल में भी है। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या ये तमाम बातें भाजपा का खेल खराब तो नहीं कर देंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आज से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, मगर उससे पहले ही चारधाम में मौसम खराब हो गया। चारधामों में बर्फबारी हुई। ये बर्फबारी तीर्थ यात्रियों को भले ही लुभा रही हो, मगर इससे ठंड भी बढ़ा दी है। शनिवार से यमुनोत्री धाम की यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, मगर उससे पहले ही मौसम का मूड बदल गया है। यमुनोत्री धाम में बर्फबारी के बाद आसपास की पहाड़ियां सफेद नजर आ रही हैं। बर्फबारी की वजह से ठंड तो बढ़ गई है, मगर ये नजारा चारधाम आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए सौगात से कम नहीं। जानकी चट्टी तक हर तरफ बर्फ ही बर्फ बिछी नजर आ रही है। उधर केदारनाथ धाम में मौसम बदल चुका है। केदारनाथ धाम में 2 से 3 फीट तक बर्फ जम चुकी है। अभी कुछ रोज पहले तक सभी बर्फ साफ कर दी गई थी, मगर फिर से हुई बर्फबारी ने मजदूरों के काम को बढ़ा दिया है। मजदूर बर्फ साफ करने में जुटे हुए हैं। प्रशासन का कहना है कि यात्रा शुरू होने से पहले ये तमाम बर्फ साफ कर दी जाएगी। पिछले करीबन 48 घंटे से भी बर्फबारी चल रही है, जिससे कि 2 फीट के ऊपर बर्फ जमा हो गई है। और जो भी हमारे टेंट्स थे उसमें काफ़ी डैमेज हुआ है। बिजली की लाइन में भी काफ़ी डैमेज हुआ है, पेयजल की लाइन भी डैमेज हुई है। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी हमारी कई टीम्स वहाँ पर जो -5, -6 टेम्परेचर्स में भी लगातार काम कर रही हैं, जैसा आप देख सकते हैं। और हमारा प्रयास ये है कि जो भी हमारे श्रद्धालु केदारनाथ धाम आएंगे उनको हम लोग सुविधाएं दे सकें। जोशीमठ के ऊंचाई वाले इलाके में भी मौसम का मिजाज बदला है।
बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ धाम में 1.5 फीट तक बर्फ जम चुकी है। बर्फबारी के बाद पारा गिर गया, जिससे ठंड बढ़ गई। मगर ये बर्फबारी उन तीर्थयात्रियों के लिए कुदरत के तोहफे से कम नहीं है जो 4 धाम यात्रा पर आए हैं। गर्मी के मौसम में भी सैलानियों को बर्फ देखने को मिलेगी। जाहिर है ये तीर्थयात्रियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। 27 अप्रैल बद्रीनाथ धाम की तीर्थ यात्रा शुरू होने जा रही है, मगर बर्फबारी ने यात्रा की तैयारियों पर असर डाला है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत, बरकोट से नितिन के साथ रुद्रप्रयाग से रोहित की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।